हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर चल रहा था मैसूर के बारे में, और मैसूर के बारे में हमने हैदर अली को पढ़ा और हैदर अली के बाद टीपू सुल्तान को पढ़ा कि किस प्रकार टीपू सुल्तान अंग्रेजों से अंत में जाकर उनके षड्यंत्रों और कई राज्यों की कई राज्यों की सेनाएं जो होती हैं वो मिलकर इनको क्या कर देती हैं, परास्त कर देती हैं। अब हमने मैसूर को पढ़ा और मैसूर के बाद हम चर्चा करने वाले हैं अब पंजाब के बारे में कि पंजाब की शासन व्यवस्था कैसी रहती है और पंजाब और अंग्रेजों के बीच का जो संघर्ष होता है वो किस प्रकार होता है और पंजाब क्या भूमिका अदा करता है भारतीय इतिहास में। तो ये सारी बातें आज हम इस लेक्चर के माध्यम से करने वाले हैं। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है वो आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंजाब पंजाब की स्थिति को समझने से पहले आपको ये बात याद रखनी है कि पंजाब जो था वो एक सिख बाहुल्य क्या था, क्षेत्र था। और उस समय पंजाब जो था वो कई भागों में बटा हुआ था, कई क्षेत्रों में विभाजित था। लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो आदर्श हैं वो मिलते जुलते थे। और लेकिन वो एक प्रकार से सैनिक रूप से उस समय पंजाब के लोग इकट्ठे नहीं थे। उसको इकट्ठा करने का प्रयास करता है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह इस क्षेत्र को इकट्ठा करने का और इस क्षेत्र के साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन अंग्रेज बीच में आ जाते हैं और उसे सतलज नदी के इस पार बढ़ने से रोक देते हैं। तो इस वीडियो में हम इस पूरी सिस्टम को समझेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है रणजीत सिंह और वो सतलज नदी के पार नहीं बढ़ पाता और उनसे संधि कर लेता है, समझौता कर लेता है। अब देखो, पंजाब को जानेंगे और पंजाब को जानेंगे तो उसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा रणजीत सिंह का। तो इसलिए हम चर्चा करते हैं पंजाब के विलय को लेकर। पंजाब का विलय और अंग्रेज, ठीक है। तो पंजाब का विलय और अंग्रेजों को लेकर हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार पंजाब का विलय होता है। देखिए, सबसे पहले किसको, रणजीत सिंह को। अब देखिए, रणजीत सिंह के बारे में हम बातें कर रहे हैं तो रणजीत सिंह के बारे में सबसे पहले इनके बचपन को समझते हैं। तो इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को होता है। कब होता है? 13 नवंबर 1780 को रणजीत सिंह का क्या होता है, जन्म होता है। ये अपने पिता की इकलौती संतान होते हैं और इकलौती संतान होने के कारण इनकी पढ़ाई लिखाई पर क्या नहीं दिया जाता, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण ये क्या रह जाते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, ठीक है। तो रणजीत सिंह अपने पिता की क्या होता है, इकलौती संतान होता है। और इनके पिताजी जो थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था महासिंह। क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था महासिंह। महासिंह की इकलौती संतान थे। इस कारण इनकी पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इनकी पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। तो इनकी पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और ये क्या रह जाते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं। लेकिन ये अस्त्र शस्त्र में क्या होते हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं।
अस्त्र शस्त्र विद्या में क्या होते हैं, निपुण होते हैं। और घोड़े की सवारी, यानी कि घुड़सवार बोलते हैं, ठीक है, तो घोड़े की सवारी में माहिर थे। तो घोड़े की सवारी में ये क्या होते हैं, माहिर होते हैं। तो पंजाब के विलय में जो योगदान शासक में सबसे पहले जो नाम है वो है रणजीत सिंह का। रणजीत सिंह का जन्म कब होता है, 13 नवंबर 1780 को होता है। ये किसके पुत्र थे, तो महासिंह के पुत्र होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके जन्म के कुछ समय के बाद ही इनके पिताजी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। कब हो जाता है, 1792 में हो जाता है। और जब इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ जाती है, ठीक है। 1792 में क्या हो गया, निधन हो गया, यानी कि केवल 12 वर्ष के। कितने वर्ष के थे उस समय ये, तो उस समय इनकी जो उम्र थी वो कितनी थी, 12 वर्ष थी। तो 12 वर्ष की उम्र में शासक बन जाते हैं। शासक बन जाते हैं, तो मात्र 12 साल की उम्र में ये क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। कहां के बन जाते हैं, शासक तो बन जाते हैं लेकिन कहां के बन जाते हैं, तो एक परगना था सुकरचकिया, इनके पिताजी वहीं के थे, सुकरचकिया, ठीक है। तो सुकरचकिया कि ये क्या बनते हैं, प्रारंभिक शासक बनते हैं। अब देखिए शासक बन जाते हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, देखिए जब इनको शासक बना दिया जाता है तो कुछ समय के पश्चात इनकी जो माता होती है राजकौर, इनकी जो माता थी, माता का नाम क्या था, राजकौर था। तो राजकौर क्या करती हैं, इनको संरक्षण प्रदान करती हैं, संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं। तो इनकी माता राजकौर ने कुछ वर्षों तक संरक्षक के रूप में कार्य किया। ठीक है, तो किसके रूप में कार्य किया, संरक्षक के रूप में कार्य किया। इनकी शासन की देखरेख करती थी, कौन करती थी, तो इनकी माता जो राजकौर थी ये संरक्षक में मदद करती थी। लेकिन इनकी सास होती है सदाकौर, क्या नाम था इनकी सास का, सदाकौर थी, जो कि कहां की शासक थी, इनकी सास, क्या नाम था सास का, तो सास का नाम था सदाकौर। ठीक है, इनकी सास होती है सदाकौर। सदाकौर जो थी एक परगना पड़ता था कन्हैया नाम से, तो यहां की सदाकौर कन्हैया नामक स्थान की शासिका थी। ठीक है, बहुत छोटे छोटे थे उस समय, छोटे छोटे क्षेत्र थे। ठीक है, तो इनकी सास कौन, सदाकौर। सदाकौर जो होती है वो किस क्षेत्र की होती है, तो कन्हैया की होती है। अब देखिए होता क्या है, 17 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में ये क्या होते हैं, इससे मुक्त हो जाते हैं अपनी माता से, और अपनी जो इनकी सास थी सदाकौर, इनकी बातें मानने से मुक्त हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपने शासन को चलाने लगते हैं। उस समय जैसे मैंने यहां पे लिखा है
जो स्थान होते थे इनको उस समय बोलते थे मिसल। पंजाब में क्या बोलते थे? मिसल बोलते थे। हमारे यहाँ पे जैसे बोलते हैं कोई क्षेत्र होता है, कोई एरिया होता है तो उसको परगना बोलते थे, कस्बा बोल सकते हैं, एक प्रकार से कबीला बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलते थे? मिसल बोलते थे। ठीक है, तो उस समय कन्हैया नामक मिसल की क्या थी? शासिका थी। अब देखिए होता क्या है, ये मुक्त हो जाता है इनके प्रभाव से, लेकिन उसी समय क्या होता है, अफगानों के आक्रमण जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। पंजाब के ऊपर अफगानों के आक्रमण होना आरंभ हो जाता है। और जब उनके आक्रमण होना आरंभ हो जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण थी कि अपने क्षेत्रों की सुरक्षा कैसे की जाए। तो रणजीत सिंह चाहता था कि पंजाब के अंतर्गत जितने भी मिसल आते हैं, जितने भी क्षेत्र आते हैं, उन सभी को संयुक्त करके एक अच्छा और एक बड़ा साम्राज्य क्या किया जाए? स्थापित किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जाए। और ये बड़ा साम्राज्य पंजाब के रूप में उस समय आज की सोच है, लेकिन उसकी सोच थी कि बड़े सिख साम्राज्य के रूप में क्या किया जाए? स्थापित किया जाए। ठीक है, तो ये चाहता था कि जितने भी क्षेत्र हैं सिखों से संबंधित उन सभी को क्या किया जाए? एकत्रित कर लिया जाए। और इसी उद्देश्य से ये क्या करता है? अपने शासन की शुरुआत करता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था और इसे शुरू में ही क्या किया जाता है? ये क्या करता है? शुरू में ही मित्रता का भाव अपनाता है। कहां? किसके शासनकाल में? तो अहलूवालिया। ये भी इनकी तरह एक क्षेत्र था, तो यहाँ के शासक से क्या कर लेता है? मित्रता कर लेता है। अहलूवालिया के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करता है। मित्रतापूर्ण जो संबंध है वो क्या करता है? स्थापित करता है। ठीक है, अब इसके साथ कितने क्षेत्र हो गए? देखिए, एक तो इसका खुद का हो गया, एक इसकी जो सास थी कन्हैया क्षेत्र हो गए, 3। अब 3 क्षेत्र इसके साथ हो गए तो क्या हुई? महत्वाकांक्षा जो होती है इसकी बढ़ने लगती है और सोचने लगता है कि अब तो फटाफट से मैं क्या करूं? पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लूं, और उसके लिए ये अपने आप को तैयार करने लगता है। अब देखिए आगे क्या होगा? आगे अफगानों का आक्रमण होगा, लेकिन वो इनके क्षेत्रों तक आने से पहले ही वापस लौट जाएंगे। लेकिन यहाँ इसको एक शुभ अवसर की प्राप्ति होती है। कैसा शुभ अवसर की प्राप्ति होती है? वो देखिए, अफगान का जो शासक होता है उसकी जो नावें होती हैं, नाव नहीं तोपें, क्या उसकी जो तोपें होती हैं वो कहाँ फंस जाती हैं? झेलम नदी में। लौट रहा था वो, तो उसकी जो तोपें होती हैं वो झेलम नदी में फंस जाती हैं। तो उनको ये निकाल के उसको दे के आता है, और उससे अफगान का शासक क्या होता है? बेहद प्रसन्न होता है, और बेहद प्रसन्न होता है तो उसको उपाधि देता है किसकी? राजा की। ठीक है, तो वही समझेंगे हम। देखिए, अफगान शासक की अगर हम बात करें तो होता क्या है? 1793 में जमान साहब, कौन? 1793 में जमान साहब कहाँ का शासक बनता है? तो अफगानिस्तान का शासक बनता है। और ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किस पर आक्रमण करता है? भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। ठीक है, तो जवान साहब के द्वारा क्या किया जाता है? 1793 में शासक बना, और इसने क्या किया? फिर भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किए। भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण किए। ठीक है, तो यहां तक तो चलिए ठीक है, आक्रमण कर दिया। लेकिन इन सब में रणजीत सिंह का क्या योगदान होता है? इसने क्या किया? 1798 का जो अभियान था उसके तहत क्या किया? लाहौर पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1798 में। कहां पे? लाहौर पर। लाहौर पर अधिकार कर लिया।
और जब इसके द्वारा लाहौर पर अधिकार कर लिया जाता है तो इसकी जो सीमाएं होती हैं, इसकी सीमाएं जमान शाह की वो रणजीत सिंह की सीमाओं के साथ टकराने लग जाती हैं। तो अगला जो नंबर होने वाला था वो किसका होने वाला था? रणजीत सिंह का होने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति होती है उसमें थोड़ा क्या आता है, बदलाव आता है और उसके क्षेत्र में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। 1798 में अफगान शाह के क्षेत्र में विद्रोह हो गया और जब वो विद्रोह हो गया तो उसे वापस जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? वापस जाना पड़ा किसको? जमान शाह को। और जब ये वापस जा रहा था तो इसकी जो 12 तोपें हैं, इसकी जो 12 तोपें हैं वो कौन सी नदी में? झेलम नदी में, झेलम नदी में फंस जाती हैं। ठीक है, तो इसकी जो 12 तोपें होती हैं, जाते टाइम बहुत सारी भारी भरकम थी, इसके राज्य में विद्रोह हो गया था, फटाफट जा रहा था, तो इसकी जो तोपें हैं वो फंस जाती हैं। जब फंस जाती हैं तो रणजीत सिंह जो है वो कहता है कि साहब तुम चिंता ना करो, तुम्हारी तोपें तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी, हम इनकी होम डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रणजीत सिंह ने उन तोपों को झेलम नदी से निकलवाया, उनको साफ किया बिल्कुल चमाचम करके और अफगानिस्तान पहुंचा दिया उस शासक के पास। तो इससे बहुत प्रसन्न होता है जमान शाह और बोलता है कि तुम्हें क्या दिया जाए, तो इसको लाहौर की सूबेदारी देता है। ठीक है, और राजा की उपाधि देता है। ठीक, तो झेलम नदी में फंस जाती हैं, इनको जो है कौन निकलवाता है? कौन निकलवाता है? तो अपना रणजीत सिंह निकलवाता है और रणजीत सिंह इनको निकलवाता है। उसके बाद इनको अफगानिस्तान का जो शासक होता है जमान शाह, इसको देकर आता है और उसके बदले में से क्या मिलता है? लाहौर की सूबेदारी मिलती है। लाहौर की सूबेदारी मिलती है। ठीक है, लाहौर की सूबेदारी मिलती है और राजा की उपाधि मिलती है, राजा की उपाधि। ठीक, तो लाहौर की सूबेदारी इसको प्राप्त हो गई और राजा की उपाधि मिल गई, सोने पे सुहागा हो गया, बहुत खुश होकर उछलता कूद रहा था रणजीत सिंह, मजे आ गए मेरे तो। अब इसके क्या है, महत्वाकांक्षा जाने लगती हैं कि कैसे कैसे करके अब मुझे अपने क्षेत्रों को क्या करना है, विस्तार करना है। अगर ऐसे तोपें निकाल के मुझे ऐसे शासन मिलने लगे तो मैं तो पूरे दिन तोपें निकाल के राजाओं को भेजूं भाई। ठीक है, मुझे क्षेत्र मिल गया, बहुत बड़ा लाहौर की सूबेदारी मिल गई और उसका खुद का परगना पहले से था ही। अब देखिए, जब इसके द्वारा आसपास के क्षेत्रों पर भी क्या किए जाते हैं, आक्रमण किए जाते हैं, लेकिन यहां पर इसे एक और अच्छा मौका मिलता है। वो अच्छा मौका कब मिलता है, वो देखिए। ये जो जमान शाह होता है, इसके क्षेत्र में क्या हो गया था, इसके क्षेत्र में हो गया था विद्रोह। ठीक, अब हमको पता है कि इसके क्षेत्र में क्या हो गया था, इसके क्षेत्र में हो गया था विद्रोह। और जब इसके क्षेत्र में विद्रोह हो गया तो हुआ यूं कि इसका जो भाई था, कौन था, इसका जो भाई था, उसने क्या किया, इसको पदस्थ कर दिया, यानी कि गद्दी से हटा दिया। क्या किया, इसको गद्दी से हटा दिया। अब जैसे ही गद्दी से इसको हटाया जाता है तो बोलता है कि मैं किसके प्रति वफादार था, जमान शाह के प्रति वफादार था। और जमान शाह को तो वहां पर उसके सौतेले भाई ने हटा दिया। कब हटा दिया, 1801 में। तो ये क्या करता है, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता है, बोलता है कि मैं तो क्या हूं, स्वतंत्र शासक हूं और पंजाब का शासक हूं। ठीक है, तो जमान शाह को उसके सौतेले भाई ने राजगद्दी से हटा दिया। ठीक है, राजगद्दी से हटा दिया। इसका फायदा किसने उठाया, तो इसका फायदा रणजीत सिंह ने उठाया। किसने उठाया, रणजीत सिंह ने उठाया और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। क्या कर दिया, अपने आप को
स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। ठीक है, क्लियर, अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र शासक उसके द्वारा घोषित कर दिया जाता है। और जब उसको स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया जाता है तो पंजाब का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। अब देखिए, अब वो पंजाब का क्या बन गया, शासक बन गया। अब पंजाब का शासक बनते ही वो अपने जो छोटे छोटे वाले क्षेत्र होते हैं उन पर क्या करने लग जाता है, आक्रमण करने लग जाता है। आक्रमण करने के बाद उनको जीत लेता है। कासूर, गुजरात, कांगड़ा, ऐसे ऐसे क्षेत्र जो थे, कौन कौन से, कासूर, गुजरात, कांगड़ा, ठीक है, ऐसे क्षेत्रों पर क्या करता है, ये अधिकार कर लेता है और अपने राज्य की सीमाओं का क्या करता है, विस्तार करता है। लेकिन जब ये धीरे धीरे जीत जीत कर क्षेत्रों को बढ़ा रहा था तो अंग्रेजों के कान जो है वो खड़े हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस शासक को तो हमें ज़्यादा उन्नति नहीं करने देनी चाहिए, वरना ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, संकट का विषय बन जाएगा और आगे जाके परेशान करेगा। इसीलिए अंग्रेज जो होते हैं वो शुरू में तो क्या करते हैं, वार्तालाप का सहारा लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जिन क्षेत्रों पर आक्रमण कर रहा था, जिन सिक्कों पर आक्रमण कर रहा था, उन सिक्कों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा हमारी मदद करो, और वो उनकी ओर से कंपनी आगे आती है। और कंपनी जब आगे आती है तो कहती है कि तुमको सतलज नदी के इस पार कुछ नहीं करना। ठीक है, देखिए बोल रहे, तो कंपनी जो होती है, कंपनी क्या कहती है कि तुमको सतलज नदी के इस पार आक्रमण नहीं करना है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, 1805 में, कब, 1805 में अमृतसर, अमृतसर क्या है, फेमस जगह है, सिखों का सबसे पवित्र स्थल है, ठीक है, गोल्ड टेम्पल। 1805 में अमृतसर पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कहां कर लेता है, अमृतसर पर। और जब इसके द्वारा अमृतसर पर अधिकार कर लिया जाता है तो ये काफी प्रसिद्धि प्राप्त करता है पूरे पंजाब प्रांत में। और एक प्रसिद्धि का कारण इसका ये था कि इसने लाहौर से लेके जो जो छोटे क्षेत्र थे उनको भी धीरे धीरे अपने क्षेत्रों में शामिल करता गया और यहाँ के शासकों को अपनी अधीनता में लेकर आ जाता है। लेकिन ये सारी बातें जो थी वो किसको अच्छी नहीं लग रही थी, अंग्रेजों को। तुमने अंग्रेजों के बारे में सुन लिया, ना उनको टीपू सुल्तान अच्छा लगता था, ना उनको हैदर अली अच्छा लगता था, ना उनको मीर जाफर अच्छा लगता था, ना मीर कासिम अच्छा लगता था, ना शजाउद्दौला, कोई भी उनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जो भी साम्राज्य विस्तार करता था वो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनको अच्छा कौन लगता था, हैदराबाद का निजाम लगता था, वो उनकी बातें मानता रहता तो वो उनको अच्छा लगता था। ठीक, तो 1805 में अमृतसर पर क्या कर लेता है, ये अधिकार कर लेता है और जो पंजाब के शक्तिशाली राष्ट्र क्या करता है, स्थापना करता है। ठीक है, अब देखिए 1805 में ही इसकी प्रसिद्धि हुई। तो 1805 में क्या होता है, मल्हार राव होलकर जो होता है इसके पास पहुंच जाता है और बोलता है हमें हेल्प चाहिए तुम्हारी। वो बोला कैसी हेल्प चाहिए बताओ। तो बोलता है कि तुम हमसे संधि कर लो अंग्रेजों के विरुद्ध और हम अंग्रेजों को परास्त करना चाहते हैं, उसमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो 1805 में मल्हार राव होलकर वार्ता करने जाता है। ठीक है, वार्ता करने जाता है, लेकिन रणजीत सिंह वार्ता करने से इनकार कर देता है। बोलता भैया मैं शांति में रह रहा हूं, मजे में। तुम लोगों ने क्या किया था, ऐसी ही संधियां मैसूर के साथ की थी, तुमने संधियां की थी हैदर अली के साथ में, टीपू सुल्तान के साथ में। उन लोगों का क्या हुआ था, ये सारी बातें उनको, हिस्ट्री तुम ही थोड़ी पढ़ते हो, हिस्ट्री वो भी तो पढ़ते होंगे। ठीक है, तो इसने बताया कि तुम लोगों ने कैसे कैसे करके संधि की थी मैसूर के साथ में, और इतने महान जो सेना नायक थे, इतने प्रसिद्ध योद्धा थे, उनको तुमने अंग्रेजों के हाथ से मरवा दिया और अब मेरे पास आए हो। ठीक है, टाइम से निकल लो पंजाब से। और इनसे क्या कर देता है, वार्ता करने जाता है और इनसे मना कर देता है। ठीक है,
मना कर दिया। किससे मना कर दिया? सहयोग करने से। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूं वो तुमको समझ आ रहा होगा, तुमको वही चीजें लिखनी है जो बातें बोली जाती हैं। ठीक है, तो मल्हार राव होलकर से क्या कर देता है? मना कर देता है। कब मना कर देता है? 1805 में मना कर देता है कि हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और वास्तव में हेल्प करनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो लोग, तुमको मालूम है, वहां भी संधि की थी अंग्रेजों से मिलकर उसको मार डाला था, और अब यहाँ संधि करने आ गए। ठीक है, तो 1805 में मना कर दिया जाता है। अंग्रेज ये कहते हैं किससे? रणजीत सिंह से। अंग्रेज रणजीत सिंह को ये बात बोले कि भैया तुम इनकी मदद मत करो, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, तुम हम पर आक्रमण मत करना, आराम से रहिए। तो ये बात जो है रणजीत सिंह के दिमाग में बैठ जाती है, और बोलता है कि हम इनकी मदद नहीं करेंगे मराठों की। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रारंभिक समझौते के तौर पर इन दोनों के बीच में वार्ता शुरू हो जाती है। लेकिन आगे क्या होता है वो देखिए। जब मराठों को मना कर दिया जाता है तो मराठे क्या होते हैं? वापस लौट जाते हैं, और अंग्रेज ये कहते हैं रणजीत सिंह से कि तुम टेंशन ना करो, अंग्रेज तुम्हारे साथ हैं। तो अंग्रेज तो सभी के साथ रहते थे, लेकिन बाद में वो क्या करते थे वो तुमको भली भांति पता होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए आगे क्या होता है। अंग्रेजों के द्वारा प्रॉमिस कर दिया गया रणजीत सिंह को कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब देखिए होता क्या है, रणजीत सिंह रुकता नहीं है। रणजीत सिंह रुकता नहीं है, और वो लगातार क्या करता है? आक्रमण करता जाता है, और इसने जो 11 मुख्यतः क्षेत्र थे उन पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। लेकिन जो परेशान थे रणजीत सिंह के आक्रमणों से, वो सब कहां पहुंच जाते हैं? वो सब पहुंच जाते हैं अंग्रेजों के पास, और बोलते हैं हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो रणजीत सिंह के विरुद्ध में कंपनी आती है और बोलती है कि तुमको सतलज नदी पार नहीं करनी। ठीक है, सतलज नदी के उधर ही रहोगे, उधर कुछ भी करो, इधर तुमको कुछ नहीं करना, कोई आक्रमण नहीं करना। तो रणजीत सिंह काफी सोच विचार करता है कि मुझे अंग्रेजों के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये समय सही नहीं है, और अंग्रेज इस समय क्या है? शक्तिशाली हैं। तो बाद में दोनों के बीच में सहमति बन जाती है सतलज नदी के क्षेत्र को लेकर। रणजीत सिंह बोल देता है कि मैं इधर अब आक्रमण नहीं करूंगा। अंग्रेजों ने बोल दिया तुम इधर आक्रमण करो, सतलज नदी से इधर, पाकिस्तान, अमेरिका, कहीं भी आक्रमण कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सतलज नदी के इस पार आक्रमण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात इन दोनों के बीच में हो जाती है। और जब ये बात इन दोनों के बीच में हो जाती है तो ऐसे थोड़ी होती है, कैसे होती है? तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? ये सहमति बन जाती है। अब जब सहमति इनके बीच में बन जाती है तो अंग्रेज जो हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। ठीक, कब कर लेते हैं? 1809 में कर लेते हैं। ठीक है, 1809 में क्या होगा? इनके बीच में संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? बड़ी फेमस संधि हो जाती है, अमृतसर की संधि 1809। अमृतसर की संधि। ठीक है, अमृतसर की संधि कब हुई? 1809 में हुई। किस किस के बीच में होती है? तो रणजीत सिंह और मराठों के मध्य, मराठे नहीं सॉरी अंग्रेजों के मध्य में होती है। ठीक है, मराठे अब भी दिमाग में घुस रहे हैं। तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य में क्या होती है? संधि होती है, अमृतसर की संधि 1809। अब संधि हुई है तो कुछ शर्तें भी होंगी, और शर्तें मैंने बता दी हैं, लेकिन फिर भी दोबारा देखिए। संधि की एक शर्त यह होती है कि रणजीत सिंह सतलज नदी को पार करके मध्य भारत की ओर नहीं बढ़ेगा। यह पहली संधि की शर्त थी। ठीक है, शर्त दूसरी ये होती है कि संकट के समय पर दोनों एक दूसरे की क्या करेंगे? मदद करेंगे। तीसरी संधि ये होती है कि रणजीत सिंह जो है वो
अंग्रेजों के विरुद्ध किसी से समझौता नहीं करेगा। ठीक है। और चौथी संधि ये होती है, शर्त ये होती है इसमें कि अंग्रेज कभी भी रणजीत सिंह के किसी क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये संधि की क्या होती हैं बातें जो मैंने अभी बोली हैं। तो अमृतसर की संधि की महत्वपूर्ण बातें आपको पता चल गई। ठीक। अब देखो आगे 1809 में क्या होता है, अमृतसर की संधि होती है। ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, संधि हो गई। इसमें एक पॉइंट और जोड़ा जाता है। वो पॉइंट कौन सा जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाता है कि अगर इस संधि के एक भी बिंदु को, इस संधि के एक भी बिंदु को कोई भी नहीं मानता है, ठीक है, रणजीत सिंह नहीं माने भले अंग्रेज नहीं माने, तो कोई भी नहीं मानता है तो पूरी संधि निरस्त हो जाएगी। ठीक है। तो ये पॉइंट भी तुमको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है। अब देखिए अमृतसर की जो संधि है ये काफी क्या रहती है, महत्वपूर्ण रहती है। और अंग्रेज जो है वो रणजीत सिंह को क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लेते हैं। और जो रणजीत सिंह होता है एक स्वतंत्र शासक के तौर पर उभर कर सामने आता है। तो यहाँ पर अमृतसर की संधि काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसकी तिथि और 4 से 5 पॉइंट अच्छे से याद होनी चाहिए। तो उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए